उत्तराखंड का चंद्रवंश। भारती चंद एक ऐसा राजा जिसने विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी 12 वर्ष तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार अपनी कर देने की प्रथा को भी बंद कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका माय फाइनल एग्जाम पर। और आज हम चर्चा करेंगे भारती चंद चंद्रवंश का जो ये अगला पार्ट है। भारती चंद क्या रहा इस दौरान, इसके शासन प्रणाली पर क्या क्या चीज़ें थी, क्या इसने अलग करने की चाहा और क्या ये चलिए अलग कर पाए। भारती चंद एक ऐसा राजा जिसने डोटी यानी नेपाल के शासकों को अपनी अक्लमंदी और धैर्य से धूल चटाने पर मजबूर कर दिया। 1437 ईस्वी में भारती चंद ने सत्ता संभाली। अन्य राजाओं से अलग सोच और बल से ज्यादा अकल से युद्ध जीतने का फॉर्मूला सिर्फ भारती चंद के पास था। आपको बता दूं कि पहले जितने भी चंद वंश के राजा हुए वो डोटी यानी नेपाल के राजाओं को कर दिया करते थे शासन करने के लिए। एक भारती चंद था जो आगे जाकर ये कर प्रथा को बंद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो चलते हैं। भारती चंद एक लोकप्रिय साहसी राजा हुआ जिनका पता कुमाऊं के पवाड़ों से ज्ञात होता है। कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा दोहन न्याय के साथ भारती चंद द्वंद्व युद्ध का वर्णन किया गया है। भारती चंद चंद वंश का वह पहला स्वतंत्र राजा हुआ। ये मैंने कहा था ना कि पहले जो राजा थे वो कर दिया करते थे, लेकिन भारती चंद ने सत्ता संभालने के साथ ही ये सोच बदल ली कि कर नहीं देना है और ये एक स्वतंत्र राजा हुआ। केवल कहने से नहीं, आगे ये क्या करता है देखिए। भारती चंद से पहले के जो राजा थे वो मांडलिक राजा हुआ करते थे। मांडलिक यानी वो किसी के अधीन हुआ करते थे, उनको वो कर दिया करते थे। जो डोटी राज्य को कर दिया करते थे, शासन संभालते ही भारती चंद ने मन बना लिया था कि डोटी शासकों को कर देने वाली प्रथा को बंद कर दूंगा। उस नेपाल में मलवंशी राजा शासन कर रहे थे। किस समय? जिस समय जैसे ही भारती चंद अपनी सत्ता संभालता है तो उस दौरान नेपाल में मलवंशी राजाओं का शासन चल रहा था। मलों ने सीरा यानी डीडी हाट क्षेत्र, सौर आदि क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले रखा था और इसी के लिए वो कर दिया करते थे। कौन? चंद वंश के राजा। किनको? जो डोटी के राजा हैं, शासकों को। अब भाई मन बना लिया है कि लड़ना है और इस कर प्रथा को बंद करना होगा, तो उसके लिए लड़ना होगा क्योंकि उनके कब्जे में हमारे कुछ क्षेत्र हैं, उनको छुड़ाना होगा। तो उसके लिए अब युद्ध की तैयारी भारती चंद क्या करता है, चलो देखते हैं। भारती चंद ने सोचा भाई कि पहले ही हम अटैक करेंगे, लेकिन जब उसने अपने वहाँ पे गुप्तचर भेजे और देखा कि उनकी सेना कितनी है, तो देखा कि चंदों की जो सेना थी वो मलों की सेना के आगे कुछ भी नहीं थी। तो भारती चंद अब अपना दिमाग लगाता है और अपना ये सातिर दिमाग क्या लगाता है, इसने कटक सेना बनाई, इसमें सभी जातियों को शामिल किया। क्योंकि इतनी भारी तादाद पर पहले क्षत्रियों को ही यानी जो राजपूत होते थे उनको ही सेना में लिया जाता, लेकिन इसने ये सोच को बदलते हुए एक ऐसी सेना बनाई जिसमें हर जाति का आदमी शामिल किया और उसको भर्ती किया। आगे क्या होता है? सबसे पहले भारती चंद डोटी पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। इस समय यहाँ कहाँ? डोटी पर जयमल या यक्षमल शासन कर रहा है। इसके अलावा सीरा मंडल में बलिनारायण संसारमल शासन कर रहा है। मलवंश की एक अन्य शाखा जो सौर पिथौरागढ़ में शासन कर रही थी, जिसका शासक बम या अथवा विजय ब्रह्म चला रहा था। योजना बना ली, कटक सेना तैयार हो चुकी है, अब लड़ाई की बारी है, सेना चल रही है आगे। सबसे पहले भारती चंद के सैनिकों ने डोटी में घेराबंदी की। यहाँ काफी साल बिताने के बाद राजा के पास खबर जाती है कि सेना में कई नौजवान जो अभी 20 से 30 वर्ष के हैं, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई और कुछ शादीशुदा हैं जो 5 से 7 सालों, क्योंकि 12 वर्षीय युद्ध है, पहले से तय नहीं है कि 12 वर्ष का होगा, लेकिन जब देखा कि लड़ाई अभी जारी रहेगी, कुछ साल इन्होंने वहाँ घेराबंदी करके रखी, वहाँ से अपनी सेना नहीं हटाई, उनका खाना पीना रहना सोना सब वहीं व्यवस्था की गई, तो घर आने का चांस ही नहीं बनता है। अब ऐसे उस दौरान कुछ ऐसे नवयुवक जो नौजवान थे जो उस दौरान 20, 18, 17 साल की उम्र में भर्ती हो गए थे, और कुछ ऐसे भी थे जो बूढ़े हो चले थे। तो ऐसे में राजा के पास
बात गई कि भाई यहाँ कुछ शादीशुदा लोग हैं और कुछ नौजवान हैं, तो ऐसी स्थिति ना बिगड़े कि वो अपने घर को जाएं या उनका मोह शादी या किसी प्रेम प्रसंग की ओर जाए। तो राजा ने एक आदेश जारी किया। देखिए क्या आदेश जारी करता है राजा, जिसमें कहा गया कोई भी सैनिक बिना शादी के किसी भी लड़की या महिला के साथ वैवाहिक जीवन बिता सकता है। राजा का फरमान आ रहा है, कोई भी सैनिक किसी भी महिला को या लड़की को पसंद करे और बिना शादी के अपने साथ वैवाहिक जीवन जैसा बिताए। ऐसे में कौन सा सैनिक चुप बैठने वाला था। खैर 12 वर्ष भारती चंद की सेना ने इतिहास रचते हुए डोटी, सौर और सीरा को जीत लिया। पहले इन्होंने डोटी को जीता, फिर इन्होंने सौर और सीरा को जीत लिया। यहाँ से भारती चंद चंद वंश का वह पहला स्वतंत्र शासक बनता है जिसने ना तो डोटियों को कर दिया और इस प्रथा को भी यहाँ से बंद करते हुए एक इतिहास रचा और खुद को एक स्वतंत्र शासक स्थापित कर लिया। अब ये किसी को कर नहीं देंगे। मैं इस वीडियो के आपके लिए प्रश्न अगले वीडियो क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू की मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा, और पिछले वीडियो का कुछ भाग रह गया था तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये पिछले वीडियो का कुछ भाग है जो हमने गरुड़ ज्ञानचंद का था। तो एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है लेकिन महत्वपूर्ण है, आपको बताना भी जरूरी है। गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई गरुड़ ज्ञानचंद कौन था, कैसे था, उसको गरुड़ की उपाधि फिरोज शाह तुगलक देता है। उसके बाद उसको तराई जो बाबर का क्षेत्र है जहाँ कटेरी अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, तो वहाँ से उनको हटाने की वो आदेश लेकर आता है और मदद के लिए जो फिरोज शाह के पास जाता है। तो अब क्या होता है कि गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति नीलू कठायत था। फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात के बाद तराई बाबर से कटेरियों को हटाने का आदेश हुआ, जिसके बाद कटेरियों को वहां से हटाने की जिम्मेदारी सेनापति नीलू कठायत को दी गई। जिसके बाद वीरता से नीलू कठायत ने उन्हें वहां से भगा दिया। और नीलू कठायत को असाधारण वीरता के लिए गरुड़ ज्ञानचंद ने कुमैया खिल्लत की उपाधि दी। ये कुमैया खिल्लत की जो उपाधि हुआ करती थी असाधारण वीरता के लिए दी जाती थी, जिसमें बहुत वीरता भरा ऐसे कोई लड़ाई ये काम किया हो उसको ही ये कुमैया खिल्लत की उपाधि दी जाती थी। अब गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में नीलू कठायत का दुश्मन, ये सब चीज़ हो गया है, वहाँ से वो भाग गए। इस बीच एक कहानी ये होती है कि गरुड़ ज्ञानचंद को वहीं भेज दिया जाता है। कहाँ? जहाँ से कटेरियों को भगाया गया है तराई के क्षेत्रों में, और कहा जाता है कि तुम वहाँ रहो और वहीं अपना जो है आबादी बचाने की कोशिश करो और उसको आगे ले चलो। लेकिन क्या होता है कि इसी बीच पहले से ही नीलू कठायत होता ही है दरबार में, कई बार दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती। उसी तरह नीलू कठायत का एक दुश्मन था जो कि गरुड़ ज्ञानचंद के दरबार में था, और वो गरुड़ ज्ञानचंद का करीबी था, जिसका नाम क्या था? श्री जस्सा कमलेखी। दोनों की बनती नहीं थी। एक दिन हुआ कि किसी बात को लेकर नीलू कठायत और ज्ञानचंद के बीच बहस हो जाती है, जिसको लेकर नीलू कठायत की पत्नी बहस होती है और वो भला बुरा कहकर राजा को वहाँ से घर आ जाता है और ये भी कहता है कि मैं कल से नौकरी पर नहीं आऊँगा, मैंने जॉब छोड़ दी है। और अब राजा नीलू कठायत की पत्नी को पता चलता है तो वो अपने दोनों बच्चों को, जो कौन है दोनों बेटे सुज्जी और वीरो को, राजा के पास माफ़ी मांगने के लिए भेजती है। लेकिन दरबार में श्री जस्सा इस घटना का फायदा उठाते हुए ये कह देता है कि राजा के दोनों बेटे, नीलू कठायत के दोनों बेटे राजा को मारने के लिए दरबार में आ रहे हैं। इससे पहले सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं, जिससे पहले वो अपनी बात रख पाते। राजा का आदेश होता है कि इन दोनों की आंखें निकलवा दी जाए, और दोनों की आंखें निकलवा दी जाती है। जब ये बात नीलू कठायत को पता चलती है तो दोनों को मारने, दोनों यानी उसको पता, जब पूरी घटनाक्रम का पता चलता है कि कैसे षड्यंत्र रचा गया बच्चों की आंखों निकालने के लिए, तो सबसे पहले दोनों को मारने के लिए जैसे ही दौड़ा आता है, क्योंकि नीलू कठायत बहुत वीर सैनिकों में गिना जाता था, सेनापति था। तो राजा और कमलेखी दोनों ही मारे मारे छुपते हैं, और नीलू एक जगह ऐसी आती है जहाँ वो दोनों नीलू कठायत की पकड़ में आते हैं, और नीलू कठायत जो है कमलेखी को वहीं ऑन द स्पॉट गर्दन काट कर उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन राज प्रेमी होने के कारण वो गरुड़ ज्ञानचंद को छोड़ देता है। इससे गरुड़ ज्ञानचंद एक बार फिर से खुश होता है
और उसको दोबारा से वही कुमैया खिल्लत की उपाधि दी जाती है और राजपाट में उसको अपना जो उसका पद था वो दिया जाता है और मान सम्मान और बढ़ाया जाता है। हालांकि बाद में गरुड़ ज्ञानचंद नीलू कठायत को मरवा देता है। और यहाँ तक था जो ये पिछला हमारा पार्ट छूट गया था। और इसके बाद गरुड़ ज्ञानचंद के बाद उद्यानचंद आता है और इसके बाद विक्रमचंद के 2 ताम्रपत्र मिले हैं। एक बालेश्वर मंदिर 1423 ईस्वी और दूसरा चंपावत 1434 ईस्वी का प्राप्त हुआ है। और इनके बाद राजा धर्मचंद राजा बनता है। ठीक है, और अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। और वीडियो कैसा लगा है आप ये ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और धन्यवाद।